नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास से जुड़े प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्न आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर आरओ या फिर यूपीपीसीएस, सभी के लिए यह उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो प्रथम जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की गई थी, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना वह 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएयर थे। तो आपका यहाँ ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1937 में। और अधिनियम पूछेगा तो आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो इसका जो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। तो ए का दूसरा हो जाएगा। बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो यह हो जाएगा आपका नियामक अधिनियम 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो यह चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत दी गई थी। और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो यह चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है दी गई थी। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके जो है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या फिर विशेषताएं हैं? तो पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही जाएगा आपका प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है यह व्यवस्था की गई थी। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यह 1909 में किया गया था, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में जो है द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को जो है राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो कि 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 जो है सदस्य मनोनीत होते थे। निचला सदन, जिसको केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, जो कि 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 सदस्य मनोनीत होते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ से होगा। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश काल के दौरान जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होता था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर जो है यह आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां वह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है देश के लिए लिखित संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ अस्थायी या फिर महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। बाकी विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, यह आपका सही है। एक संघ की योजना पर विचार, यह भी सही है। और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, यह भी सही है। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ सही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका यह गलत है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो यह विशेषताओं यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से यह जो है नहीं था। बाकी इस अधिनियम में जो अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो यह सही है आप। और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सी भी सही है। और डी जो है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, तो यह भी आपका सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का जो है प्रमुख स्रोत है, यानी कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ जो है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जैसे 1935 के मुख्य उपबंध जो है, तो उसमें आपका संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना
और उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, उसके बाद फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सभी जो है 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है शामिल किए गए थे। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था। इसे जो है 1937 में यह भारत से अलग हो गया था। तो एक्ट यदि पूछेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा, जो कि 1942 में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में भारत आया था, के द्वारा जो है भारत संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। 1883 में जो है लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। तो ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 1946 में जो है भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो है संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत जो है मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था वह प्रस्तावित थी। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, विलियम वुड जो है वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन वह मार्च 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्य जो है स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष थे, और पैथिक लॉरेंस यह भारत सचिव थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर यह नौसेना मंत्री थे। इसने जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को जो है सुझाया था। तो ऑप्शन जो है यहाँ ये, यानी कि विलियम वुड कैबिनेट मिशन में नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति बनाया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी जो कि शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम वह श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं हैं? तो पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यह आपका जो है सत्य नहीं है और दूसरा जो है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह भी आपका सही नहीं है। बाकी जो है वह बहुदलीय निकाय थी, सही है आपका। और चौथा जो है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। संविधान सभा के गठन के लिए जो है राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग वह निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, अतः जो है संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और यह निर्वाचन प्रारंभिक यानी कि राज्य विधानमंडलों का स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में जो अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ये जो है यहाँ से हो जाएगा 1 और 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो ये दिया है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये आपका सही है। और बी है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो बी भी आपका सही है। सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही नहीं है, गलत है। और डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो यह भी सही है। तो डी सी ऑप्शन जो है यहाँ आपका गलत है। तो सी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सिफारिश की गई योजना के अनुसार जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी यदि पूछा जाएगा तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था।
तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अस्थायी आपसे पूछा गया, यानी प्रथम बैठक की अध्यक्षता वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। प्रश्न भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो आपका जो आंसर होगा वह जवाहरलाल नेहरू से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो क्वेश्चन देखिए आ ही गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। और संविधान सभा में जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आगे चलकर जो है यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि जो वह 165 दिन थी। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को जो है की बैठक हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुल 12 जो है बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा सरदार पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अन्य सदस्य थे। कुल 7 जो है यानी कि भीमराव अम्बेडकर को लेकर कुल 7 सदस्य थे, और जो बाकी 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो है अन्य 6 सदस्य थे, जो N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लाद जो है कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा KM मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा BL मित्र एवं छठवां जो थे वह DP खेतान थे। इनमें से जो है BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की जगह जो है 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को जो है इस समिति के शामिल किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो पहला है N गोपाल स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है
अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथा सरदार पटेल। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका प्रारूप जो है संविधान की प्रारूप समिति के जो सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे और अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, यानी कि 1 और 3। तो यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडुलेखन, यानी जिसे प्रारूप समिति ही कहा जाता है। तो इसके कई नाम से जो है प्रश्न बनता है। तो पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे। बाकी के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और जो है ए के अय्यर, ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है BN राव का। तो यह संविधानिक यानी कि संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त हुए थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा BN राव द्वारा जो है प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में जो है 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था किस तिथि को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। प्रश्न यह भी पूछता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तभी आपका जो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो क्वेश्चन जो है देखिए आ गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा। यह कथन जो आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स का जो है मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ को अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्टिन ने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह जो है कथन जो है ऑस्टिन, जो कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी जो है दिया गया है। इनका पूरा नाम है ग्रेनविले ऑस्टिन। यह जो है कथन उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वर्णित है। तो यदि ऑस्टिन की पुस्तक का नाम पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह 15 थी, जिनके नाम जो है आपको पहले जो है विजय लक्ष्मी पंडित थी, दूसरी वह राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी जो थी वह सरोजनी नायडू, चौथा सुरुचेता कृपलानी थी, पांचवा पूर्णिमा बनर्जी, छठवां जो थी लीला राय, सातवां जी दुर्गाबाई, आठवां हंसा मेहता, नौवां जो थी कमला चौधरी, 10वां रेणुका राय, 11वां जो थी वो मालती चौधरी, 12वां दक्षयानी वेलायुधन और 13 जो थी वो बेगम एजाज रसूल, 14 एनी मस्करिनी और 15 जो थी अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 महिला सदस्याएं थीं संविधान सभा में। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। तो दोस्तों जो है ये था भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े भारत के संवैधानिक विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।